नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की एनवायरनमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और उसमें आपका लास्ट एग्जाम बचा है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम यहाँ पर स्पर्श क्लासेस पर आपको एनवायरनमेंट एजुकेशन की जो प्रिपरेशन है वो करा रहे हैं। अभी लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था कि वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर सबको आपको कवर किया था। उनमें से आपको काफ़ी कुछ एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक का पैटर्न जितने एग्जाम आपके हो चुके हैं उन सबको एनालाइज करने के बाद ये एक नॉर्मल सी बात निकल कर आती है। और ये चीज़ें आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से ही काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वही घूम फिर कर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत उसकी उनकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। काफ़ी हद तक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से ही निकल कर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से पिछले 4 सालों के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें कवर कराए हैं। और अब आने वाली वीडियोस में और आज के वीडियोस में जो पिछले 4 साल के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उन 24 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर के साथ और विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ ये 24 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, आपको लगभग 4 से 5 वीडियोज़ ये मिलेंगी, सीरीज़ होगी कंप्लीट। और उन सीरीज़ में इन 4 से 5 वीडियोज़ में ये 24 क्वेश्चंस तो आपको कराए जाएंगे। इनके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से लैंग्वेज चेंज होकर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और आपको किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर समझना है। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज कर दे तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और आंसर आपको समझना है एक बार, ठीक है। तो लगभग अगर मैं यहाँ पर आपको एक इन शॉर्ट समरी यहाँ पर देना चाहूँ तो ये आपको 4 से 5 वीडियोस की एक सीरीज़ मिलेंगी, जिसमें आपके 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि अब तक 4 साल में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और उनमें से एग्ज़ाम में आपको 80 से 90% आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले सीरीज़ में हम जो है लगभग यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है लेकर चलेंगे टारगेट, और 6 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कंपोनेंट हम लिखेंगे, अपने आंसर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह भी बनाना होता है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एनवायरनमेंट जो वर्ड है, पर्यावरण जो शब्द है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग है। 4 से 5 पेज में हमें आंसर यहाँ पर लिखना होगा। दोनों तरफ के अगर काउंट करें हम पेज, तब 4 से 5 पेज के, ठीक है, दोनों तरफ के 2 पेज काउंट करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। देखते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी कि आपके पूरे जीवन काल में, किसी भी जीव के जीवन काल में आपके आसपास जो कुछ आप चीज़ देख पा रहे हैं जो आपके जीवन को अफेक्ट करता है, वही आपका एनवायरनमेंट है। आपका पेड़ पौधे, हवा, पानी, जानवर, हर एक वो चीज़ जो आपके आसपास आप चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से अफेक्ट करें, वो आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, वह सब कुछ जो किसी भी जीव के, जीव यानी कि किसी भी प्राणी भी हो सकता है, जानवर भी आ सकता है इसमें, जीवित प्राणी, ठीक है, और उसके जीवन काल के दौरान आसपास है, उसके पूरे सराउंडिंग में है और जो उसे अफेक्ट भी करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है, वातावरण कहलाता है। इसमें क्या चीज़ आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, कोई स्थान हो गई, वस्तुएं हो गई, ठीक है, ये सब मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जल पानी तो एक ही हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, कीट पतंगे हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, वो सब आपका किस में आ जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। अगर शब्द की बात करते हैं तो ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये आपका फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है एनसर्कल या सराउंडिंग, मतलब आसपास का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने अपना नॉर्मल लैंग्वेज में एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है। इसके बाद कुछ जो महान व्यक्ति हुए हैं, फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। जैसे कि सीसी पार्क ने डेफिनेशन दी है कि पर्यावरण क्या है, वो सभी सिचुएशन का सम जो आपके आसपास है, या जो किसी भी व्यक्ति को या मनुष्य को घेरती है, ठीक है। बात वही है, सबके कहने का तरीका अलग हो जाता है। ये 2-3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एग्जाम में इनमें से आपको 1-2 जो भी याद हो वो आप लिख सकते हैं।
और इस तरीके की यहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो किसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, उसको आप अलग से ब्लैक पेन से लिखेंगे अपने आंसर में तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट को तो डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो मेन क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इस पर चलेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हम हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पर आपको दो डायग्राम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एनवायरनमेंट आपके सामने डायग्राम है। अब एक डायग्राम क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट को आपको अलग अलग जगह अलग अलग डायग्राम दिखेंगे। कहीं 3 कंपोनेंट मिलेंगे, कहीं 4, कहीं 5, कहीं कितने मिलेंगे, तो अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर मेनली सभी का एक कंक्लूजन निकालने की मैंने कोशिश की है। बुक में आपको अलग मिल सकते हैं, नेट पर अलग मिल सकते हैं। सब में से जो बेस्ट कंक्लूजन था वो यहाँ पर आपके सामने 2 डायग्राम है। कंपोनेंट के अंदर 3 मेन कंपोनेंट आते हैं। एक आपका आता है फिजिकल, जिसमें आपका एक एटमॉस्फेयर आ गया, यानी कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर, जो बादल वगैरह हो गए, वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, इसमें आपका जो पानी है उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई। और एक आ जाता है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो जाता है, जिसमें आपका एबायोटिक और बायोटिक आ जाता है। एबायोटिक हो गया निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपकी एबायोटिक में आ जाएगी। और बायोटिक में कौन आ जाएगा, जो भी आपके लिविंग थिंग्स है, जिसमें आपका मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, कीट पतंगे, पक्षी, ये पौधे, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें आपके इन चीज़ों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इसके बाद एक आपका आ जाता है कल्चर, यानी कि आपकी संस्कृति, जिसमें आपका समाज आ गया, आपका इकोनॉमिक आ गया, आपका पॉलिटिक्स आ गया। ठीक है, दूसरे डायग्राम में कुछ इस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं। दोनों डायग्राम में से आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो डायग्राम वहाँ पर आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम बनाएंगे, एक पेज लगभग आपका डायग्राम में ही कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब इसके बाद इन सभी कंपोनेंट्स में से जो कंपोनेंट्स आपके आते हैं उनको हेडिंग डालिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि जितने आपने चार्ट में मेंशन किए एक एक को आप एक्सप्लेन करेंगे तरीके में, नहीं, इसमें से आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके उतने आप करिए। तो देखते हैं यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। यहाँ पर लगभग 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके आसपास की जो वायु है। जैसे अगर ये डायग्राम आप देखें तो ये जो ब्लू में है ये आपकी एयर वगैरह जिसमें आ जाती है, ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। इसके बाद नेक्स्ट आता है लिथोस्फेयर, इसमें आपका आ जाएगा, यानी कि स्थल मंडल इसको हिंदी में कहते हैं, चट्टाने, मिट्टी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि ये आपका पूरा येलो में ये आपका लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक आता है हाइड्रोस्फीयर या पानी, पानी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो जल है या जलमंडल है, उसको जल जहाँ पर भी पाया जाता है वो जलमंडल हो जाता है, जैसे नदियाँ, नहरें, समुंदर, तो वो आपका हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। तो ये देखिए ब्लू में हमें यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर का मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, जिसमें लिविंग थिंग्स आ जाती है। लिविंग थिंग्स में मनुष्य आ गए, जानवर आ गए, कीट पतंगे आ गए, पक्षी आ गए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी इसमें आ जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो ये लगभग बेसिक से कंपोनेंट्स यहाँ पर 4 हैं, इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर सबसे पहले बात करें एटमॉस्फेयर की, वातावरण की, तो जो आपकी अर्थ के चारों ओर की जो भी गैसीय परत है, यानी कि एक ऐसी लेयर जिसमें सभी तरह की गैसेज हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सारी गैसेज की जो लेयर है उसको आप एटमॉस्फेयर कह देते हैं। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें गैसों के अलावा आपकी जलवाष्प, जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं, औद्योगिक गैसेज, ठीक है, निलंबित अवस्था में जैसे धूल, धुएं के कण, सूक्ष्म जीव, ये सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। आपके बादलों में आसपास अगर आप देखते हैं, आसमान आप कह सकते हैं एक तरीके से, आसमान में क्या होता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इंडस्ट्रीज से जितनी भी फैक्ट्रियों से जितनी भी गैसेज निकलती हैं वो सारी गैसेज आ जाती है, धूल, पोल्यूशन, वो सारी चीज़ें आपके किस में होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होती है। ठीक है, इसके बाद अगर लिथोस्फीयर की बात करें, स्थल मंडल आ गया। तो स्थल मंडल क्या है, ये वो कोर हो गई या लेयर भी आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से, जो पृथ्वी के केंद्र में होती है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड होती है। और अगर इसके हम ये बताएं कि कितना किलोमीटर ये बड़ी होती है, इसकी रेडियस वगैरह बताएं, तो डायमीटर इसका आपका 7000 किलोमीटर होता है। और रेडियस में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो 3500 इसकी रेडियस होती है पूरे लिथोस्फीयर की। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो पृथ्वी की सतह के आसपास का जो सारा का सारा पानी है वो आपका जलमंडल के अंदर आ जाता है, जैसे महासागर, झील, नदियाँ, बादल में से जो पानी आता है। ठीक है, तो वो सारा किस में आ जाता है, जलमंडल में आ जाता है।
जो हमारा पानी है वो 3 अवस्थाओं में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपका बर्फ हो गया, लिक्विड में आपका पानी हो गया, और गैस में आपकी वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प आप जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हो जाता है। इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग है जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका हुआ है। पूरी पृथ्वी का 70% भाग केवल और केवल पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ढका हुआ है, जिसमें कि 2.53% क्या है, मीठा पानी है। ग्लेशियर में मीठा पानी की अगर बात करें तो वो 1.74% है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु जिसमें कोई जान नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, आपका फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, पानी हो गया, आपका प्रकाश यानी कि लाइट हो गई, मिट्टी हो गई, तो ये सारी चीज़ें, प्रेशर हो गया, ये सब क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोशिश की गई है लैंग्वेज को थोड़ा ईजी करने की। ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ये बुक्स और नेट की हेल्प से लेकर बनाए हुए हैं, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने इनको रीड भी किया है, जहाँ तक मैंने पॉसिबल हो पाया इनको मैंने ईजी लैंग्वेज में भी किया। अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इनमें ज़्यादा टाइम दे पाऊँ ज़्यादा टाइम दे पाऊँ और ज़्यादा ईजी से ईजी लैंग्वेज में कर पाऊँ। आने वाले टाइम में भले ही मैं अपडेट कर दूँ, फिलहाल मैंने जितना कोशिश हो पाई है इनको ईजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की गई है, ठीक है। लैंग्वेज आपके नेट की बुक की मिक्स्ड मिलेगी और उनको बीच बीच में से मैंने चेंज किया हुआ है, जहाँ पर जो चीज़ें कुछ ज़रूरत नहीं थी उन लाइन्स को कट किया हुआ है और कुछ लाइन्स को ऐड भी किया हुआ है। तो नोट्स आपके मैंने प्रॉपर वे में बनाए हुए हैं, इनको आप यहाँ से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इनको रोक देती हूँ 1 मिनट, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करें, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जहाँ पर आपके 4 से 5 पेज फिनिश हो जाए आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग 1 पेज में, तो आपने एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दिया कि एनवायरनमेंट होता क्या है। उसके बाद 1 पेज में आपने कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स का डायग्राम बना दिया। 2 पेज आपके बचते हैं। उन 2 पेजेस में आप क्या करेंगे, इनमें से जितने कंपोनेंट्स आपने डायग्राम में बनाए हैं, जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन से लेकर बैठे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर में नहीं है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं, थोड़े से मैंने आगे पीछे इसलिए किए हुए हैं ताकि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन 10th या 11th नंबर पर मिलने की हो जाए। यहीं पर साथ में मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन साथ साथ पता चल सके कि क्वेश्चन में कितनी सिमिलरिटीज़ है और कितने डिफरेंस है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया है और स्कोप के बारे में पूछा गया है। तो स्कोप के बारे में अगर पूछा जा रहा है कि स्कोप क्या है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कंपोनेंट्स को ही पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है एनवायरनमेंट का कितना स्कोप है, यानी कि कितना एरिया है एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, आपका बायोटिक, एबायोटिक, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यही आपके कंपोनेंट है, यही आपका स्कोप है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, आंसर आपका सेम होना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बाद स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट लिखकर आप वही कंपोनेंट्स वाली सारी हेडिंग्स को थोड़ा सा डायग्राम में दिखाकर, चार्ट में दिखाकर और नेक्स्ट पेज से उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आंसर वही सेम ऊपर वाला ही होना है, फर्स्ट क्वेश्चन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि मनुष्य के जीवन में इस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को डिफाइन कर देंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। सेम डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई वही सेम चीज़ है, वही 2-3 मैंने डेफिनेशन लिखी हुई हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो है। अब इसके बाद कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट करके यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कंपोनेंट नहीं पूछे गए। ये तो सिर्फ एक इंट्रो बनाने के लिए कंपोनेंट से सिर्फ डायग्राम बनाकर, ये चार्ट बनाकर छोड़ देंगे, या एक कह सकते हैं हम सिर्फ इनके कैटेगराइज करके कंपोनेंट को मेंशन करके छोड़ दिया। इनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम बनाकर छोड़ दिया है। आप चाहें तो इस पोर्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें अब इम्पोर्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को लेंगे और इम्पोर्टेंस बता देंगे। जैसे प्लांट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही तो आते हैं प्लांट्स, पौधे, तो पौधों की क्या महत्व है
आदमियों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स हो गए, एनिमल्स भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, अभी ऊपर देखे हमने, तो एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बता देंगे। तो इस तरीके से हम 3-4 चीज़ें ले लेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस मनुष्य के जीवन में हम बता देंगे, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने पुराने टाइम के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं कि पुराने टाइम में इनको कितनी मेहनत दी जाती थी। आप चाहें तो नॉर्मली भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पौधों का, पेड़ पौधों का क्या महत्व होता है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए पौधों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स की। तो अगर हम शुरुआत से ही देखें तो अगर पुराने टाइम में अगर हम बात करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारे पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने पेड़ पौधों को भगवान के नाम से कनेक्ट किया हुआ था। क्यों किया हुआ था? धर्म से जोड़ा हुआ था अलग अलग पेड़ पौधों को। वो सिर्फ उनका पर्पज़ ये था कि मनुष्य जो है, चाहे धर्म की वजह से ही सही, उन पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस को समझे, उनको पूजे और उनको ख़त्म करने की कोशिश ना करे, बल्कि उनको बचाने की कोशिश करे, ठीक है। ऋषि मुनि जानते थे कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स ही वो चीज़ है जो कि प्लांट्स की वजह से ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और हम जीवित रह पाते हैं। प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो हम क्या है, जीवित नहीं रह सकता कोई मनुष्य। तो ये बात ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया, प्लांट्स को, पौधों को अलग अलग धर्म से, अलग अलग भगवान के नाम से उनको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ताकि लोग क्या है, भगवान की तरह से उनको पूजे और उनकी रक्षा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को, यही चीज़ लिखी हुई है सेम जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया जैसे कि तुलसी का एक पौधा होता है जिसको राम, मरियन, विष्णु, कृष्ण, जगन्नाथ, लक्ष्मी, इन सभी भगवानों के नाम से जोड़ा जाता है। पीपल पेड़ का पेड़ होता है, ठीक है, उसको विष्णु, लक्ष्मी, वन दुर्गा के नाम से जोड़ा जाता है। वात का एक पेड़ होता है, उसको ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर, काल के नाम से जोड़ा जाता है। कदम्ब का एक पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। तो क्या है, हर एक पेड़ को अलग अलग भगवानों के नाम से जोड़ दिया गया है, ताकि लोग जो है इनकी रक्षा करने की कोशिश करें, ठीक है। पेड़ की रक्षा हो सके, पेड़ पौधों को बचाया जा सके, प्लांट्स को। अब आप चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं, चाहें तो नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ों को कनेक्ट करके लिख सकते हैं कि आज के टाइम में भी प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से मनुष्य जो है प्लांट्स को हार्म पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। दिन पे दिन प्लांट्स कम होते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। तो आप ये चीज़ें जो हैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स की बात आ गई, तो एनिमल्स की भी अगर आप देखें तो अलग अलग जानवरों को अलग अलग भगवानों के वाहन के रूप में, वाहक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। जैसे गणेश जी के लिए चूहे हो गए, गणेश जी का वाहन जो है वो क्या होता है, मूषक, चूहे। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग जानवरों को भगवान के नाम से जोड़ रहे हैं तो वो उनको मारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जानवरों को बचाया जा सके। यही सेम रीज़न आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। वैदिक काल में साकार हुआ था कि क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स की, तो इसीलिए जानवरों को भी धर्म का अंग माना जाता था और अलग अलग भगवान के, देवियों के नाम से इनको जोड़ दिया जाए। जैसे गाय है वो कृष्ण का मान लिया गया, कृष्ण से जोड़ दिया गया। बैल, नंदी है वो शिव भगवान से जोड़ दिए गए। कुत्ता, पक्षी ये हो गई, ये दत्तात्रेय से जोड़ दी गई। मछली कामदेव भगवान से जोड़ दी गई। ईगल है वो विष्णु जी से जोड़ दी गई। घोड़े को रवि जी से जोड़ दिया गया। तो अलग अलग जानवरों को अलग अलग भगवान से यहाँ पर जोड़कर देखा जाने लगा, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। नॉर्मल क्या है, आप एक साइकिल जानते हैं, साइकिल की, हाँ एक साइकिल होता है, ह्यूमन लाइफ साइकिल आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। एनवायरनमेंट साइकिल कह सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके प्रोड्यूसर, कंप्रोड्यूसर, हर एक चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों का जो है खाते हैं, तो उससे क्या होता है, लाइफ जो है वो मेंटेन हो रही है, सर्कल मेंटेन हो रहा है, ठीक है। लाइफ सर्कल अगर हम कहें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लाइफ सर्कल। इससे क्या होता है कि लाइफ जो है आपकी मेंटेन हो रही है। अगर एक भी भाग इससे हटा दिया गया तो लाइफ का जो सर्कल है वो आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। जो जानवर होते हैं वो आपका, अगर यहाँ पर कहें कि जानवर एक अधिक सीमा में हो गए, बहुत ज़्यादा, एक लिमिटेड से ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, सिर्फ जानवर धरती पर दिखेंगे, ठीक है। तो जानवरों की भी लिमिट में रहें, बाकी के पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो सब एक लिमिट में रहे और एक साइकिल जो है लाइफ का चलता रहे। उसके लिए हर एक पार्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो वो एक
लाइफ साइकिल में या नेचर साइकिल में क्या करते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहें तो ये माना जाता है, यह वैदिक ऋषियों ने भी माना था कि जो मनुष्य का शरीर है वो किससे बना हुआ है, जल, अग्नि, आकाश, वायु से बना है। जैसे कहते हैं ना पंच तत्व है, ये हमारा शरीर क्या है, पंच तत्व है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हो गई ना पूरी तरीके से। अगर ये 5 तत्व नहीं होंगे, जल, हवा, आग, आकाश, ये चीज़ें नहीं होंगी तो मनुष्य का शरीर ही नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा पुराने टाइम से जोड़कर यहाँ पर रखा हुआ है, आप इसको आज के टाइम में भी जोड़कर लिख सकते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इन हेडिंग्स में कि मनुष्य इन चीज़ों को किस तरीके से हार्म पहुँचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही, एक्सप्लेन द टर्म मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि मनुष्य और उसका पर्यावरण, इस टर्म को बताना है। इन शॉर्ट इसमें यही बताना है कि मनुष्य को और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंस है मनुष्य के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें बतानी है, जो चीज़ हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखी है 3rd नंबर में। इसके बाद हमें इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन बताना है, कंपोनेंट्स बताने हैं इकोसिस्टम। तो ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है, इसमें आपको कुल मिलाकर एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करना है और एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं कि आज के टाइम में जो है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जैसे आपका पोल्यूशन कह सकते हैं, पोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी से, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है और आपका जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। प्लांट्स को धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ जा रहा है मनुष्य, ठीक है, पोल्यूशन फैलाता जा रहा है। इसके अलावा रेडिएशन, इनके अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, तो उससे केमिकल रिएक्शन होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उससे क्या होता है, रेडिएशंस निकलते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन निकलते रहते हैं, जो बाहर निकलकर हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहें तो इसमें रोल्स भी लिख सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन में, कि हमारे स्कूल का इसमें क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है। जैसे आपने वर्क एजुकेशन पेपर में लिखा था ना कि भाई वर्क एजुकेशन के अंदर हमारा स्कूल का क्या भूमिका है, रोल है, कम्युनिटी की क्या रोल है, सेम चीज़ यहाँ पर करनी है। यहाँ पर एनवायरनमेंट में लिखना है कि एनवायरनमेंट में हमारे स्कूल का क्या रोल है। स्कूल का क्या रोल होता है, स्कूल जो होता है बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए अवेयर कर सकता है, पोल्यूशन को घटाने के लिए अवेयर कर सकता है, ठीक है, रैलियाँ निकाल सकता है स्कूल, बच्चों को तरीके बता सकता है कि कैसे वो एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है, कैसे वो रिसाइकलिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकता है, ठीक है। कम्युनिटी का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, नेचर का संरक्षण करें, टेक्नोलॉजी की वजह से अपने नेचर को हार्म ना पहुँचाएँ। तो ये जनरल से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें जितना चाहे बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 से 10 पेज का आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और आपको ज़रूरत सिर्फ 4 से 5 पेजेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम को हमें बताना है, या इकोसिस्टम के टाइप्स को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज़ हो गई, सबसे पहले हम इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो जब इकोसिस्टम शब्द है ये सबसे पहले एजी डांसले ने 1935 में दिया था। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम में यहाँ पर इको शब्द का मतलब है एनवायरनमेंट से, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट, और सिस्टम का मतलब है इंटरेक्टिंग। यहाँ पर इसको आप एक तरीके से समझिएगा जैसे आपका समाज होता है, ठीक है। समाज क्या होता है, समाज रहने वाले व्यक्ति तो समाज के अंदर आते हैं, सोसाइटी में आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके वैल्यूज़, उनके तौर तरीके, उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल्स, उनका इंटरेक्शन, वो सारी प्रोसेस आ जाती है आपके सोसाइटी के अंदर ही, ठीक है। सोसाइटी शब्द में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर है, इकोसिस्टम में आपका एक एनवायरनमेंट आ गया और एनवायरनमेंट में हर एक कंपोनेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इको का मतलब है एनवायरनमेंट और सिस्टम का मतलब है इंटरेक्टिंग, यानी कि पूरे एनवायरनमेंट जो है आपके आसपास का वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। मनुष्य कैसे जल का इस्तेमाल कर रहा है, जल कैसे मनुष्य का
के लिए मददगार साबित हो रहा है। ठीक है, पशु पक्षी के लिए कैसे काम आ रहा है, पशु पक्षी कैसे जल का वायु का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है ये इकोसिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर आपके पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, अन्य जीव, पशु पक्षी, मनुष्य, साथ ही साथ आपका मौसम यानी कि वेदर, आपका लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है जो मिलकर एक साथ जीवन के बुलबुले बनाने में मदद करती है। जीवन का बुलबुला एक सिर्फ कहावत है, मतलब जीवन का एक कह सकते हैं हमारी पूरी लाइफ क्रिएट करती है। इन सब के इंटरेक्शन की वजह से हमारी लाइफ बन रही है। अगर ये कंपोनेंट नहीं हो, अगर जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तब हमारी लाइफ बेकार है, या कहें तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हवा नहीं होगी तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। हर एक कंपोनेंट अपने लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब बात आती है काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो यहाँ पर मेनली 3 काइंड्स हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक इकोसिस्टम, इसके बाद आर्टिफिशियल आ जाएगा। नेचुरल में तो आपका वो इकोसिस्टम आ जाएगा जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, खुद से बना बनाया। इसके बाद आ जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि इसमें वो सारे कंपोनेंट्स है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है जो कि सब चीज़ें। और नेक्स्ट आ जाता है स्पेस इकोसिस्टम। तो नेचुरल में अगर हम बात करें तो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, यानी कि जंगल वगैरह आ गए, डेजर्ट इकोसिस्टम आ गया, मरुस्थल आ गया, घास का मैदान का इकोसिस्टम आ गया, माउंटेन इकोसिस्टम आ गया। एक्वेटिक आ जाता है एक आपका, यानी कि जलीय में आपका समुद्री जीवन हो गया और मीठा पानी हो गया, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर पहले चार्ट में मेंशन कर दिया। अब इनमें से जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको आप नीचे आंसर में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे सबसे पहले है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या है, वो पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, यानी कि वो आपका ये इकोसिस्टम है जहाँ पर फॉरेस्ट में जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, उसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है डेजर्ट इकोसिस्टम, यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती, बहुत ही नाम की बारिश होती है। अगर पूरे साल में बात करें तो पूरे साल की बारिश होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पर्वत, पहाड़ वगैरह जहाँ पर मतलब ऐसा डेजर्ट, रेगिस्तान जिसको कह देते हैं कि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती, तो ये वो स्थान हो गया। इसके बाद इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी गई है कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 17% ऐसा भाग है जो कि मरुस्थलीय है। यहाँ पर मतलब ऐसा भाग है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद आपका घासिया का मैदान आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, माउंटेन इकोसिस्टम आ जाएगा, जलीय में आपका इकोसिस्टम आ गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो इन सबको हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिया है। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख देंगे इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होती है। अगर आपके 4 पेज ऊपर कंप्लीट हो गए तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका ऊपर आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया लेकिन आपके आंसर जो है छोटा पड़ रहा है, तब आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, खासियत लिख देंगे, लक्षण लिख देंगे इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहला इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हर एक की जीवन जो होता है दूसरे पर अफेक्ट करता है। पेड़ पौधे मनुष्य पर अफेक्ट करते हैं, मनुष्य पेड़ पौधों को अफेक्ट करते हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो मनुष्य को अफेक्ट कर रहे हैं, मनुष्य जीव जंतुओं को अफेक्ट कर रहे हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों को अफेक्ट कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को आपस में अफेक्ट करता है और एक दूसरे पर निर्भर रहता है। डायनामिक, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है गतिशील, चेंजेबल है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एडेप्टेड, यानी कि अनुकूलन होता है। इकोसिस्टम जो आपका होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इसमें जो जीव होते हैं अलग अलग, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। ये इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। जैसे अगर आप कहें मनुष्य ही है, जैसा जहाँ एनवायरनमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे। वो डेजर्ट में है, रेगिस्तान में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना लाइफ स्टाइल रेडी कर लेंगे। वो जलीय जगह पर है, ऐसी जगह पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को जो है तैयार कर लेंगे, लाइफ स्टाइल को सही कर लेंगे। एक ऐसा स्थान जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती हो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट कर लिया। तो जो आपका
इकोसिस्टम हो वो अडेप्टेड होता है। इसके बाद हो गया फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। इकोसिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। आपका जो एक्टिविटीज़ होती है, जो ह्यूमन की क्रियाएं होती है, उसकी वजह से जो आपका इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण हो गया, इसकी वजह से जो आपका इकोसिस्टम में कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका इकोसिस्टम हमने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमें पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं ये बताना है। अब यहाँ पर जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, इसको हमें सिर्फ ब्रीफ में बताना है। मेन चीज़ हमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लेन करना है और उसके कंजर्वेशन को थोड़ा सा ब्रीफ में बताना है। तब हमने यहाँ पर पहले नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरीके से। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल रूप से या इंडिपेंडेंट फॉर्म में हमें हर एक ग्रह पर या कहीं तो पृथ्वी पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें ह्यूमंस की कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं होती। प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जैसे कि हमारा पानी, हमारा हवा यानी कि वायु, ठीक है, आग, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। रोशनी, सूरज की रोशनी, मिट्टी, पत्थर, पौधे, जानवर, जीवाश्म ईंधन, ये वो चीज़ें जो नेचुरल रूप से हमारी पृथ्वी पर स्थित नेचर में हमारे ऑलरेडी है, नेचुरल रूप से है। तो ये सभी रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, कहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ नई चीज़ बना सकते हैं। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसका हम इस्तेमाल करके कोई दूसरी चीज़ में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते। तो नवीनीकरण में आपका क्या आ जाएगा, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जंगल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको हम अपने इस्तेमाल के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, हम हवा को हम चेंज कर देते हैं, या जंगल में पेड़ पौधे हैं, अगर वो मुरझाए गए, ख़त्म हो गए, उनकी लकड़ियों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लकड़ी से हम ईंधन बना लेते हैं, लकड़ी के पेड़ पौधे से पेपर बनता है। तो क्या है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं नई चीज़ बनाने में। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ये कुछ आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आपका खनिज पदार्थ हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल है, तेल है, डीजल है, इनको हम किसी दूसरी चीज़ में मॉडिफाई नहीं कर सकते कि हमने तेल का कुछ और चीज़ बना लिया। ठीक है, तेल है वो तेल की तरह ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये गैर नवीनीकरण रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में डिफरेंस बताया गया है। रिन्यूएबल सोर्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये इन्फिनिटी फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है। पानी है, हालांकि आज के टाइम में पानी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन ये पृथ्वी में है तो काफ़ी हद तक इन्फिनिटी फॉर्म में हमारे पास है। जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ कुछ लिमिटेड संख्या में हमारे पास होते हैं, और इनको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप डिफरेंसेस को देख लीजिएगा। इसके बाद टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बताए हुए हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनमें से हो गया आपका हवा, ठीक है, पानी, मिट्टी, इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखी हुई है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आपका आयरन यानी कि लोहा हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल हो गई, इनके बारे में लिखा हुआ है। अब लास्ट में जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसको ब्रीफ में पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर यहाँ पर इसको डिटेल में पूछा जाता तब क्या करते हम, ये जो डिफरेंस हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस क्या, अंतर क्या है, वो सब हम नहीं बताते। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं, डिटेल में समझाइए, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल है, तब हम एक्स्ट्रा नहीं लिखते। हम क्या करते, पहले नेचुरल रिसोर्सेज को बताते, उसके टाइप्स को बताते, और उसके बाद डायरेक्ट कंजर्वेशन को बता देते। ठीक है, हम इतना ज़्यादा उसके अंदर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के डिफरेंसेस वगैरह को क्रिएट करने की ज़रूरत हमारी नहीं थी, और इनको पॉइंट्स की बजाय चार्ट में मेंशन करके और इनको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते। आंसर वही है, चीज़ वही है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर दे दे, आप उसका आंसर आराम से कर देंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन का तरीका अगर हम बात बताएं तो जो ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसका अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मृदा अपरदन,
यानी कि सॉइल एरोजन को रोकने के लिए हम प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अधिक से अधिक पौधों को लगाएं। ठीक है, तेल के परिवहन के लिए यानी कि ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाइपलाइंस का इस्तेमाल करें। पानी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें। घर में बायोगैस का इस्तेमाल करें। जो हमारा पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है, उसकी बजाय जैव ईंधन का हम इस्तेमाल करें, बायोफ्यूल्स का हम इस्तेमाल करें। ठीक है, जो हमारा वेस्ट टॉयज होता है, कचरा होता है, उसको रिसाइकलिंग करने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का यूज़ करें, यानी कि जो हमारे ईमेल आईडीज होती हैं, ईमेल्स, उनका यूज़ करें। पेपर्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ताकि पेपर्स बचाया जा सके। ठीक है, ट्यूबलाइट्स का, बल्ब का इस्तेमाल करें, जो को बचाने वाली जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, ऐसी ट्यूबलाइट्स या बल्ब जो कि एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, क्रॉप रोटेशन की मेथड का हम प्रैक्टिस करें। जलाशयों का निर्माण करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वियर्स का जो है कंस्ट्रक्शन करें। तो ये काफ़ी चीज़ें हो गई जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेट कर सकते हैं। इसी को डिटेल से एक्सप्लेन करना हो तो हमने क्या किया, पानी का संरक्षण, जल संरक्षण हेडिंग डाली और उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि हमें जल का बचाव करने के लिए जल संरक्षण करना चाहिए। उसके लिए जो प्रोसेस होता है कुछ कुछ, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि हमें जो है टंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के छतों पर हम टंकी रख सकते हैं पानी की, जिसमें हम जो जल का, जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो सके, और उसको बाद में हम क्या करें, उसको क्लीन करके उसको पीने योग्य बनाया जा सके या इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, रिसाइकलिंग आप हेडिंग डाल सकते हैं, उसमें रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट आपका आ जाएगा। इनमें इन शॉर्ट आपका जो वर्क एजुकेशन में आपने पढ़ा था ना, वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वो दोनों आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की बात हो तो। ठीक है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आंसर आप कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, नॉर्मल जनरल आंसर्स है। जनरल है एनवायरनमेंट एजुकेशन, आपके आसपास एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर आपको बताना है और कुछ नहीं बताना है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हम ये लेकर आएंगे। इस तरीके से लगभग 4 से 5 वीडियोज़ होंगी जिनमें आपके टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है जो कि इन क्वेश्चन में शामिल नहीं हुआ हो और आने के चांसेस हो, उसको हम इनके बाद करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री आप जो हो जाइए, बस इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू फॉलो कीजिए। जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, साथ साथ आप अगर डेली जो है आधे घंटे की, 1 घंटे की वीडियो देख लेंगे तो आपका क्या है, और ज़्यादा बेटर आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, और ज़्यादा बेहतर तैयारी आपकी हो सकती है, और पेपर आपका बेस्ट से बेस्ट जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।